नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत के दो अहम पद राष्ट्रपति और सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? क्या मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को राष्ट्रपति अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कैंसिल कर सकते हैं? आइए हम समझते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां क्या क्या हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है, जो 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक या महाभियोग द्वारा हटाए जाने तक सेवा करेगा। परंपरा के अनुसार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया नाम लगभग हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। हालांकि इस विधि को 2 बार निरस्त किया गया था। 1973 में न्यायमूर्ति एएन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 1977 में न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना की जगह मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साथियों, हम समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों से निपटते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया के नियम 1966 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों के सभी कार्य आवंटित करता है, जो किसी भी मामले को वापस उन्हें आवंटन के लिए रेफरेंस करने के लिए बाध्य है। उन्हें और अधिक न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा इस पर गौर करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के रखरखाव, अदालत के अधिकारियों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के परीक्षण और कामकाज से संबंधित सामान्य और विधिक मामलों का कार्य करता है। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जैसे ही मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त के करीब पहुंचते हैं, कानून और न्याय मंत्रालय मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश मांगता है। अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श भी हो सकता है। फिर सिफारिश को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, जो मुख्य न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं किया गया है। उन्हें केवल संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और कम से कम 2/3 के बहुमत द्वारा पारित एक अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के आदेश को पारित किया गया हो। उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 1/3 सदस्यों को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर पेश किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969(8) निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के कार्यकाल में मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति BV गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में गिरी साहब ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक न्यायाधीश बने हैं। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने 1 महीने के बाद पदभार ग्रहण किया, तो
न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वापसी की थी। 2018 में एक अभूतपूर्व अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ बात की, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बाउंडर खड़ा हुआ। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां और कर्तव्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समकक्ष माना गया है, मिश्रा के तहत अदालत ने मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में स्थापित किया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश अकेले के पास गठित करने का विशेषाधिकार है। अदालत की पीठें और इस तरह गठित पीठों को मामले आवंटित करते हैं, भले ही मामलों में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप शामिल हो। इसलिए इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के कारण सिद्धांत के उल्लंघन करने के प्रावधान बनाए गए हैं। अब है भारत के राष्ट्रपति के विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उन नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति उनमें निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध या शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। सिद्धांतः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले परिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और अंतरिम व्यवस्था के तहत देश का एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया था। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा जॉर्ज 6 द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था। यह एक अस्थायी उपाय था, परंतु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायने में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया और भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। इसी तिथि को प्रतीकात्मक महत्व दिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति पद को संभाला, तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गया, लेकिन यह गणतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तर्क दिया कि यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल के प्रधान के रूप में स्वीकार करे, आवश्यक नहीं है कि वह ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्र प्रधान की मान्यता दे। उसे राष्ट्रमंडल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नए स्वतंत्र गणराज्य बने कई अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के राष्ट्रमंडल में रहने के लिए एक मिसाल स्थापित किया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है।
राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं यानी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। मत आवंटित करने के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है ताकि हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे यानी रेशियो रहे और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपाती बना रहे। अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो एक स्थापित प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है और उनको मिले मत अन्य उम्मीदवारों को तब तक हस्तांतरित होता है जब तक कि किसी एक को बहुमत नहीं मिल जाता है। तो ये रहा राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या उससे अधिक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। परंतु निम्नलिखित कुछ कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी जाती है, जैसे निवर्तमान राष्ट्रपति हो या वर्तमान उपराष्ट्रपति हो, किसी भी राज्य के राज्यपाल हो, संघ या किसी राज्य के मंत्री हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है। इसको भी समझ लेते हैं। क्षमादान क्या है? किसी व्यक्ति को मिली संपूर्ण सजा तथा दोष सिद्धि को और उससे उत्पन्न हुई निर्योग्यताओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो। यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः मिलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी मिल सकता है। लघुकरण क्या है? दंड की प्रकृति कठोर से हटाकर नम्र कर देना। उदाहरण के लिए सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना। अब परिहार क्या है? परिहार यानी दंड की अवधि घटा देना परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी। विराम का तात्पर्य क्या है? दंड में कमी ला देना। यह विशेष आधार पर मिलता है, जैसे गर्भवती महिला को अगर उसकी सजा कम करनी है तो उसे मिलता है। बात आती है प्रतिलंबन। तो दंड प्रदान करने में विलंब करना विशेष मृत्यु दंड के मामले में प्रतिलंबन कहलाता है। राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। उन्हें एक अधिकार या राइट के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ये शक्तियां कार्यपालिका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपालिका ने कर दी हो। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई दया याचिका जितना शीघ्र से हो उसे उतनी ही जल्दी निपटा दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति न्यायिक कार्यवाही तथा न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा, वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा। याचिकाकर्ता को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हो। विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई है। पहला, पूर्ण वीटो। निर्धारित प्रक्रिया के पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए संविधान संशोधन के बिल के अतिरिक्त, तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है। किंतु अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई भी बिल आए तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता है। यद्यपि भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह के किया ही नहीं है। माना जाता है कि वह ऐसा कर भी नहीं सकता। ब्रिटेन में यही परंपरा है जिसका अनुसरण भारत में भी किया गया है। विलंबकारी वीटो क्या होता है? संविधान संशोधन अथवा
धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, किंतु संसद यदि उस बिल को पुनः वापस भेज देता है राष्ट्रपति के पास, तो उसका और कोई विकल्प नहीं होता है, उस बिल को स्वीकृति देना ही पड़ेगा। इस वीटो को वह अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में लेगा। इस वीटो को प्रयोग तभी वो संसद के सदस्यों के वेतन बिल में, भत्ते में या पेंशन नियम में संशोधन 1991 में किया गया था। यह एक वित्तीय बिल था। इस वीटो को वह अपने विवेकाधिकार से प्रयोग में लेगा। इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन बिल, भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991 में किया गया था। यह एक वित्तीय बिल था। राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमन ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया कि यह बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के लाया गया था। अब हम समझते हैं कि पॉकेट वीटो क्या होता है। संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया है। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय ना दें, सामान्य बिल न कि धन या संविधान संशोधन, तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। यह भी उसकी विवेकाधिकार शक्ति के अंदर ही आता है। पेप्सू बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों तथा भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। इस तरह अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अधिकार रखता है। यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है। यह अधिकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग में ला सकता है। इसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद को विधेयकों, निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है। जब कोई राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके, तब वह अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। निलंबन वीटो या पॉकेट वीटो भी विवेक की शक्ति है। संसद के सदनों में बैठक हेतु बुलाया राष्ट्रपति भेज सकता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सम्मिलित उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद को किसी निर्णय पर जो कि एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया था, पर सम्मिलित रूप से विचार करने के लिए वो कह सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है यदि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है तो। रामजस कपूर वाद तथा शेर सिंह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में है। 42वें 44वें संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 78 का पाठ था कि एक मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी जो कि राष्ट्रपति को सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया था कि वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नहीं, केवल अंग्रेजी परंपरा के अनुसार माना जाता था कि वह बाध्य है। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 का पाठ बदल दिया गया। राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में फिर बदलाव किया गया। अब राष्ट्रपति दी गई सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु उस सलाह के अनुरूप काम करना होगा जो उसे दूसरी बार मिली हो। अब बात साफ हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए किसी निर्णय को राष्ट्रपति बदल नहीं सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसे कैंसिल नहीं कर सकते। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।